चलिए डालिएटिंग गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड एक बार बता चुका हूं, एक बार दोबारा बताऊं ताकि लिंक मेंटेन हो जाए। गेस्टेशन पीरियड इसको बोलते हैं भाई, तो फर्टिलाइजेशन मतलब जब एग और स्पर्म मिला, आप लोगों को ये सब टर्म समझ आएंगे। तो एग स्पर्म का मतलब क्या, जब एग और स्पर्म मिला, एग और स्पर्म मिलने के बाद जब तक फीटस, फीटस समझ रहे हो, जब तक फीटस मां के वंभ में रहता है, मां के यूट्रस से जुड़ा होता है, उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। लिखिए, टाइम टेकन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन, टाइम taken from fertilization to parturition। parturition का मतलब डिलीवरी, parturition का मतलब डिलीवरी। देखिए इन केस ऑफ ह्यूमन कितने समय के लिए होता है, देखिए इन केस ऑफ ह्यूमन इंसानों में 9 महीने के लिए होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन डैश जगह लिखिए, इन केस ऑफ ह्यूमन डैश जगह लिखिए 9 मंथ और 38 वीक और 266 to 270 डेज। या तो महीने को बोलो तो 9 मंथ या फिर 38 वीक्स और 2 बोलो 38 वीक के बाद बोलो 266 to 270 266 से 270 दिन हो गया। अगला सबहेडिंग बनाइए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इंपॉर्टेंट है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देखिए, occurs first after full development of fetus and matured placenta, occurs first after fully developed fetus and matured placenta। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, parturition is induced by complex neuroendocrine, parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism, parturition is induced by complex न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। रिचा कल बताया था, एंडोक्राइन का मतलब एंडोक्राइन क्या होता है, रिवाइज नहीं कर रही। वैसा क्या है कि जो अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में छोड़े तो एंडोक्राइन, अगर किसी डक या किसी रास्ते के थ्रू छोड़ेगा तो बोलेंगे एक्सोक्राइन। एनसीईआरटी का लाइन है न्यूरोएंडोक्राइन। न्यूरोएंडोक्राइन मतलब पार्चुरेशन में नर्वस सिस्टम का भी इन्फ्लुएंस रोल है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल है, क्योंकि इसमें दोनों का रोल है, नर्वस सिस्टम का भी एंडोक्राइन सिस्टम का भी, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोएंडोक्राइन, कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। हो गया, नेक्स्ट देखिए,
माइल्ड पेन occurs in uterus, माइल्ड मतलब हल्का। जब पहली बार फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स वगैरह का सुझाव लेने में ध्यान रखना। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जब मां के अंदर से जो बच्चा था उसके यूट्रस से जुड़ा हुआ, जब वो मैच्योर कर जाता है, मतलब अब उसका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, अब उसको बाहर आने का समय आ चुका है, तो प्लेसेंटा और बच्चा दोनों से एक सिग्नल जाता है मदर के बॉडी में। ठीक, इस सिग्नल से क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है। बताया भी था, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेजाइना फैलता है, जिससे दर्द होता है और बच्चा बाहर आता है। तो जब पहली बार यूट्रस दबा तो वेजाइना में प्रेशर बड़ा फैलने के लिए, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्शन का यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन था वो हल्का था, ज्यादा तेजी में नहीं था, तो दर्द भी हल्का हुआ। तो इस स्टेज में हल्का दर्द होता है। उसके लगभग 30 मिनट के बाद अब ऑक्सीटोसिन बहुत हाई अमाउंट में रिलीज होने लगता है, बहुत हाई अमाउंट में। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ गया तो अब यूट्रस बहुत जोर से दबेगा, और बहुत जोर से दबेगा तो बहुत पेन तेज होगा, है ना। 1 मिनट में 1 से 3 बार दर्द का झटका, ये क्या एक साथ लगातार दर्द नहीं होता। जैसे मान लो हाथ करके तो लगातार दर्द हो रहा है, ये दर्द लगातार नहीं होता, हुआ रुक जाएगा, फिर हुआ फिर रुकेगा, फिर हुआ फिर रुकेगा। स्टार्टिंग में जो गैप है थोड़ा लंबा होता है, ऑलमोस्ट आधा घंटा के बाद अब बहुत तेज दर्द होता है। हर एक 1 मिनट में 2 से 3 बार इस तरह से पेन आएगा, जोर से, जबरदस्त वाला। ठीक है, और बताया था कि हमारे बॉडी में जो फीटस होता है, जो मदर के बॉडी में फीटस होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड से दबा होता है। याद करो, बताया था एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब इसके ऊपर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून की तरह, जिसके अंदर पानी भरा होता है, और बच्चा लिटरली इस पानी के अंदर होता है। ठीक, अब बताओ, बलून के ऊपर बार बार आपका यूट्रस दबा रहा है, बलून फटेगा? बार बार होता है। जैसे एक बलून का एक एंड ऐसा छोड़ होता है, ऐसा वाला प्लेसेंटा वहीं से। ठीक, अच्छा एक बात बता, बार बार आप बलून को दबा रहे हो तो बलून फटेगा। तो इसी स्टेज में बलून फटता है, मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड का जो एमनियोटिक सैक होता है ये बर्स्ट होता है, और इसके अंदर जो भी लिक्विड है सब बाहर आएगा। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड, वो जो भी लिक्विड जिसका नाम है उसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है इसी स्टेज में। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं। बेबी जो हो जाता है तो ट्रांसफर होता है, पहले हो जाता है मतलब टाइम से पहले 2-3 महीने पहले नॉर्मल कैसे होगा, पूरा डेवलपमेंट वो होता है, उसको इंक्यूबेटर में रखना होता है। हाँ, इंक्यूबेटर एक ऐसा मशीन होता है जहां बच्चा को पूरा मां के पेट वाला एनवायरनमेंट दिया जाता है, एग्जैक्टली सेम। बच्चा उसमें 2-3 महीने तक रहता है, तब जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तब वो बाहर। ठीक, अक्सर अगर ऐसा होता है कि फीमेल अगर वीक है या यूट्रस कम है तो डर होता है कि अगर कुछ समय और रहा तो फीटस और बड़ा होगा तो कहीं पेट फट ना जाए। ठीक है, ऐसा डर होता है। या कई बार एबॉर्शन होने का डर होता है, तो उस केस में समय से पहले निकाल लेते हैं और इंक्यूबेटर में डाल देते हैं। ठीक, हाँ, कुछ एब्नॉर्मलिटी आएगा तभी ना ऐसा होगा। क्या लिखा लास्ट, माइल्ड पेन अगर ना पूरा ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेथ हो जाएगा तब बाहर आएगा। क्या लिखे, occurs in mild pain occurs in uterus. Next one, signaling मतलब सिग्नल भेजा जाता है। signaling to hypothalamus for releasing oxytocin is done. signaling to hypothalamus ब्रेन का एक पार्ट है जहां पे सिग्नल भेजा जाता है, क्यों? ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए, फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, फॉर रिलीजिंग करना अच्छा रहेगा, फॉर रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन, फॉर रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए सिग्नल भेजा जाता है।
Next point. Parturition occurs in 3 stages. First, dilation. D-I-L-A-T-I-O-N. पेज बदल लो उनके. पेज बदल लो. Dilation. D-I-L-A-T-I-O-N. Dilation मतलब फैलना. क्या फैलेगा? यूट्रस. नहीं तो बलून फैलेगा. वेजाइना फैलेगा. वेजाइना के थ्रू ही बाहर आना ना बच्चे को. तो वेजाइना फैलेगा. तो डायलिसिस इसमें लिखिए ऐसे. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका? यूटेरस. इसको क्या बोलेंगे? लेबर पेन हो रहा है उसी को बोलते हैं. स्टार्टिंग में ये माइल्ड होता है, फिर आफ्टर 30 मिनट इट इज माइल्ड. आफ्टर 30 मिनट क्या होगा? फिर से हाइपोथैलेमस को बोला जाएगा. भाई साहब थोड़ा और रिलीज कीजिए ऑक्सीटोसिन. तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन भेजेगा. लेकिन इस बार कैसा? हाइपर भेजेगा. उससे क्या होगा? कि 30 मिनट के बाद हाइपोथैलेमस वापस से ऑक्सीटोसिन भेजा अपने हाइपर अमाउंट में. तो फिर से लेबर पेन चालू होगा. स्ट्रॉन्ग, बहुत जबरदस्त. और कितना? तो 1 to 3 पर मिनट. 1 से 3 बार पर मिनट हुआ. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. Discharging of amniotic fluid occurs in this stage. Discharging of amniotic fluid इसी में. नेक्स्ट पॉइंट मतलब वो नंबर नहीं. अच्छा वो नहीं कर रहा है, डायलेशन नहीं चल रहा. नेक्स्ट पॉइंट. Discharging of amniotic fluid occurs in this stage. Discharging of amniotic fluid occurs in this stage. Discharging of amniotic fluid occurs in this stage. हो गया? किसका? AMNIOTIC. AMNIOTIC. Amniotic fluid occurs in this stage. हो गया? चलिए दूसरा फेज में चलते हैं. पहला फेज डायलेशन खत्म हुआ. दूसरा देखो एक्सपल्सन फेज. एक्सपल्सन फेज इसका मतलब है बच्चे का मां के शरीर से बाहर आना. पहले वाले में यूट्रस के अलावा जो भी वेजाइना ये सब फैल रहा था. दूसरे फेज में बच्चा बाहर आता है. देखिए इसमें इट इज ऑफ 20 to 60 मिनट. कितने देर का होता है ये फेज? 20 मिनट से लेके 1 घंटा लग सकता है. कई बार बच्चा तुरंत बाहर आता है, कई बार टाइम लगता है. तो लिखिए it occurs in 20 to 60 minutes. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट. डिलीवरी ऑफ बेबी occurs in this stage. Delivery of baby occurs in this stage. Delivery of baby occurs at this stage. हो गया? जरा बताओ बच्चा जैसे ही बाहर आएगा उसके बाद क्या करेंगे? बच्चा के बाहर आने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को उसके नाभि से काट देंगे. ये हम लोग काटते हैं कैंची से. ठीक है? यूजिंग सिजर we cut the umbilical cord of that fetus. लिखिए इस पॉइंट. After delivery umbilical cord is cut. After delivery umbilical cord is cut, leading to maternal supply of. After delivery umbilical cord is cut,
leading to maternal supply of after delivery umbilical cord is cut leading to maternal supply of next one क्या उसी में कंटिन्यू करो पूरे सब ऑफ ओ डबल एफ ऑफ बंद होना उसी में कंटिन्यू करो लिखो it leads to switching on of respiratory tract yes जब तक प्लेसेंटा था बच्चे से जुड़ा हुआ तब तक बच्चे का सारा चीज किसके थ्रू हो रहा था प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा था बताओ it leads to switching on of respiratory tract it leads to switching on of respiratory tract it leads to switching on of respiratory tract ठीक है नेक्स्ट पॉइंट normal respiration and circulation starts at this phase normal respiration and circulation starts at this phase normal respiration and circulation starts at this phase हो गया तीसरा फेज देखो फेज आफ्टर बर्थ इसमें लिखो एट दिस स्टेज देखो हुआ क्या था इधर देखना एक मिनट पहले समझ लो फेज आफ्टर बर्थ वाले में थोड़ा समझो यहां फीटस था क्या ये उसका प्लेसेंटा क्या हुआ धीरे धीरे ये बाहर आ गया तो अब कंडीशन कैसा हो गया बस वो बनाना वो खींच के टूट नहीं जाता नहीं छोटा सा रहता है तो नहीं तो छोटा दिखा तो पॉइंट अभी क्या हुआ ऐसा हालत कोई आया रेटिंग में नहीं होता है क्या रेटिंग में नहीं होता है रेटिंग रेटिंग वो रेटिंग नहीं ठीक है अभी देखो आपने यहां से काट दिया ठीक तो अंदर वाला पार्ट कभी भी रह गया ये वाला अलग हो गया बच्चा ये आ गया इसको मोड़ देते हैं मान लो कि ये लंबा होता है तो मान लो कि ये बच्चा था और तुम यहां नहीं यहां से काटे अगर मान लो तो क्या होगा कि जो बचा उसको दो तीन राउंड फोल्ड करते हो और बांध देते हो 2-4-5 दिन के बाद वो खुद ही ड्राई होता है डेड होता है निकल जाता है और अभी देखो मान के अंदर इतना सारा पार्ट लगा हुआ है इसका क्या होता है वही पढ़ना हो पेज आफ्टर बर्थ में लिखो एट दिस स्टेज remaining part of placenta is expelled out at this stage remaining part of placenta is expelled out at this stage remaining part of placenta is expelled out at this stage remaining part of placenta is expelled out क्या हुआ प्लेसेंटा का बाकी जो पार्ट था वो भी बाहर निकल गया तो ये था पूरा पूरा डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या ऑटोमेटिकली अच्छा कई बार क्या होता है कि ये चीज अगर आप जोर से खींच दिए तो यहाँ से उखड़ जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत जबरदस्त होता है कई बार माँ के डेथ का जो कारण होता है ना जन्म के वक्त यही होता है ब्लड लॉस एक्सेस हो गया नेक्स्ट देखो लैक्टेशन हेडिंग में लैक्टेशन
अच्छा, बर्थ कनाल क्या होता है जानते हो? यूट्रस के बाद सर्विक्स और वेजाइना मिलके वो रास्ता होता है। यूट्रस के बाद ये सर्विक्स और ये वेजाइना, यही वो रास्ता होता है जिससे बच्चा बाहर आता है। इसीलिए इस कनाल को, इस रास्ते को क्या बोलते हैं? बर्थ कनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कनाल। इस बात का ध्यान रखना, इसको ड्रॉ करो बेटर है, दोनों ही, ताकि ये भी समझ में आए। दिस इज बर्थ कनाल। क्या होता है इसमें? वेजाइना प्लस लैक्टेशन बताता हूँ। नया चैप्टर पे स्टार्ट कर दो। नया चैप्टर ठीक है। ऐसे क्लास का फिर से घटाना तो टाइम पास करने तो नफा नहीं मिलता। क्या हुआ? ड्राइंग खराब हो गया। अच्छे से बना, क्या कर रही है? थोड़ा फील लेके बना, समझ कि बेचारा बच्चा है। ड्राइंग समझ के बनाएगी तब तो गड़बड़ी कर ही देगी। तो बच्चा समझ के बना, गंदा बनाई तो बच्चे का जिंदगी खराब हो गया। ऐसा फील लेके। उसका भी हो जाए और छोटा सा लैक्टेशन फिर अगर ये खाना भी कर देता है, ये बात इससे रिलेटेड रिप्रोडक्शन से रिलेशन बहुत कम है। इसका बहुत कोई काम वहां नहीं है। इसका क्वांटम प्रॉपर्टी ये सब पढ़ना, एमटीपी डायरेक्ट छोड़ दो। इसके अलावा इसमें कैंसर एड्स पढ़ना है, जो एड्स वापस में इसमें दिखता है। हाँ, वही ना कहा, जो यहाँ है वही वहाँ भी है। तो दोनों एक साथ पूछूंगा तो दोनों कंबाइन हो जाएगा एक साथ। एड्स वाला पोर्शन कौन? और ह्यूमन डिजीज एक काम करेंगे, लास्ट चैप्टर ह्यूमन डिजीज करेंगे फर्स्ट में, और सेकंड टाइम का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन डिजीज करेंगे। ओके, पे टाइम दिसंबर तक है ना, बहुत टाइम है। नवंबर में ही आओ, दिसंबर स्टार्ट हुआ नवंबर से, लास्ट वीक से दिसंबर तक। कितना चैप्टर हमारा? 2 चैप्टर इधर बचा है, मतलब सिर्फ 3 चैप्टर हमारा बचा फर्स्ट टर्म का। क्या टेंशन? 2 चैप्टर तो इसमें है, 2 जेनेटिक्स और 1 रिप्रोडक्टिव बस। कोई बात नहीं, अगर टाइम बताने वाले तो सिर्फ 2 वीक के लिए, मतलब 2 क्लास, 2 वीक घटाऊंगा और 2 वीक बंद करूंगा। टोटल कितना क्लास आएगा? 10 क्लास। चैप्टर का एकदम है, फिर टाइम टेस्ट के लिए क्या चैप्टर का और संडे को टेस्ट के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का? हां, ये ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हम करना है, क्वेश्चन सेट है ना, ऑनलाइन होगा। हां, क्योंकि नीट ऑनलाइन होने का चांस बहुत ज्यादा है। हमारा पैटर्न वही होना चाहिए कि, और हाँ, उस पे एक फायदा ये है कि इस पे क्वेश्चन हमेशा तो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम टाइम नहीं देंगे, जितना क्वेश्चन का आधा टाइम, 100 क्वेश्चन 50 मिनट, जितना में खोजोगे हो गया। ठीक है, तो 2 चैप्टर बच रहा है। उसके बाद ह्यूमन डिजीज पढ़ना है। फूड प्रोडक्ट्स तो पढ़ा ही लिया है, हार्ट कैसे बस बिहार बोर्ड वालों के काम आएगा, रेगुलेशन हो ही चुका है। बायोटेक का नॉर्मली भी हम पढ़ाता हूं, तो एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 3 दिन में खत्म होता है, और एप्लीकेशन 2 दिन में खत्म। नॉर्मली हर साल का रिकॉर्ड है, इस साल डेली बता हर साल 2 दिन में चैप्टर खत्म, 2 दिन में एप्लीकेशन, 5 दिन में 2 चैप्टर। हां, 2 दिन, 5 से 6 दिन दोनों। इतना छोटा सा बायोटेक कितना छोटा है, इतना ही छोटा है। फिर बचा है इकोलॉजी, जिसमें तुम्हारा 2 चैप्टर है बस। ठीक है, भैया आराम से। मोलिकुलर लैक्टेशन में मिल्क सिक्रीशन एंड मिल्क इंजेक्शन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लैक्टेशन नहीं क्या है? लैक्टेशन, मां का अपने बच्चों को दूध पिलाना है लैक्टेशन। देखो, मिल्क सिक्रीशन एंड मिल्क इंजेक्शन
Milk secretion and milk ejection are two different things. Milk secretion and milk ejection are two different things. Milk secretion and milk ejection are two different things. Milk secretion is under, full stop देके लिखना. Milk secretion is under the influence of prolactin. Is under the influence of prolactin. Milk secretion is under the influence of prolactin. While milk ejection is under the influence of milk ejection is under the influence of milk secretion is under the influence of prolactin, while milk ejection is under the influence of oxytocin. While milk ejection is under the influence of oxytocin. हो गया. Next point. Production and release of milk. Production and release of milk. Production and release of milk occurs from mammary gland. Production and milk secretion and milk ejection are two different things. Milk secretion is under the influence of prolactin, while prolactin, while milk secretion is under the influence of oxytocin. While milk secretion is under the influence of oxytocin. Milk secretion is under the influence of oxytocin. हो गया. Next point. Production and release of milk. Production and release of milk occurs from mammary gland. Production and release of milk occurs from mammary gland. Yeah. आज भी छोड़ दीजिएगा पहले. नहीं, अब भी छोड़ेंगे. आने जाने वाला थोड़ा ना. अभी मान लो छुट्टी होने वाला होगा, बारिश लग रहा है कि आने वाला, छुट्टी करने का टाइम है, छोड़ने वाले. आज कोई मतलब थोड़ा ना होता है. हाँ, क्या है? Occurs from mammary gland. नॉर्मली हम लोग उसको ब्रेस्ट बोलते हैं. ब्रेस्ट में रिलीज होता है. ब्रेस्ट के किस पोर्शन में जमा होता है मिल्क? Alveoli. बिल्कुल. नेक्स्ट वन देखिए. फर्स्ट मदर मिल्क इज कॉल्ड, बताया था, क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम. फर्स्ट मदर्स मिल्क इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. COLOSTRUM. 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 First mother milk is called colostrum. First mother milk is called colostrum, which is rich in IgA. क्या होता है बताऊंगा. Which is rich in IgA. हो गया. चलिए, मेरे ख्याल में आपका चैप्टर खत्म हो गया. बताऊंगा, ये पढ़ना है उसमें, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज में डिटेल में पढ़ना. एक पॉइंट नोट करके लिखो, एक्स्ट्रा नोट लिखो.
In case of human, placenta is hemoporial. रिकॉर्डिंग हो रहा है ना क्या? फोन पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग बंद होता जा रहा है। In case of human, placenta is hemoporial. Hemoporial means hemoporial का स्पेलिंग भी चाहिए, HAEMOCHORIAL, HAEMOCHORIAL, hemoporial। ब्रैकेट में लिखो with 3 barriers from fetus side, with 3 barriers from fetus side, with 3 barriers from fetus side, while the 3 barriers from mother side erodes, while the 3 barriers from mother side erodes मतलब खत्म हो जाता है, while the 3 barriers from mother side erodes। हो गया? नोट का दूसरा पॉइंट, there is not even a single drop of mixing of blood on this side, बस erode, mother side के बाद erode। Okay, next point, there is not even a single drop of blood mixing, there is not even a single drop of blood mixing, हाँ सिंगल ड्रॉप, एक बूंद खून में मिल रहा है। There is not even a single drop of blood mixing between mother and the fetus, between mother and the fetus। हो गया? यूट्रस के लाइनिंग की वजह से वो ब्लड का होता है। बच्चे और मां में खून का एक बूंद भी नहीं मिलता, ठीक है? और इसका कारण क्या है? अब हमारा जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा में इधर देखना बोल, इस प्लेसेंटा में टोटल 6 बैरियर होता है। कितना बैरियर? 6। अच्छा, अगर ये प्लेसेंटा है तो एक बात समझ में आ रहा होगा कि आधा दूर इधर प्लेसेंटा है और आधा दूर इधर अम्बिलिकल कॉर्ड है, समझ में आ रहा है? और ये दोनों यहाँ पे फिंगर लाइक रिलेशन से जुड़ा हुआ बताया था। अभी देखिए, इस पूरे प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में मां के साइड से 3 बैरियर होता है और बच्चे के साइड से भी 3 बैरियर होता है। बैरियर रास्ता रोकने के लिए कोई भी चीज मां से बच्चे में नहीं आए। टोटल कितना बैरियर? 6। लेकिन इस 6 में मां के साइड का 3 बैरियर जो प्लेसेंटा होता है वो खत्म हो जाता है, समय के साथ खत्म हो जाता है। तो बाद में कितना बैरियर बचता है? सिर्फ 3। किसके साइड से? फीटस के साइड से, बच्चे के। ठीक है, चलिए, enough for today and end of this chapter। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पढ़ लें? मन नहीं यार, बोल रहे हो तो लगता है पढ़ा लें। जो मेंडेलियन जेनेटिक्स, नया चैप्टर, टफ चैप्टर, रिलेटिवली थोड़ा आसान, स्टार्टिंग में टफ लगेगा। मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़े लें? अच्छा ठीक, अच्छा बैडमिंटन से ना तुमको याद दिलाते रहना, ग्रुप में मैसेज डालो आज द टेस्ट को। आपको मैं भी याद दिलाते हैं, जमात सर को ग्रुप में हम ही सब कुछ याद दिलाते हैं। सर ये करना है, करना ये करना, वो करना। गुड गर्ल, तुम्हें मॉनिटर हो क्लास की। कोई नहीं कुछ बोलता है, किसी को नहीं। देखो चैप्टर का एक और प्यारा सा नाम है एनसीईआरटी के हिसाब से, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन।
तुम अच्छे से नोट्स बना रही है, लेकिन सिर्फ यही लिख रही है फाइनल। फोटो भेज दे। तब ये फाइनल है, नहीं अच्छे से कर रहे हो ना? हाँ। प्रिंसिपल Principles of inheritance and variation. Principles of inheritance and variation. Second chapter देखिए, sexual reproduction of live plants. देख रही कितना लेक्चर देखिए। तो शुरुआत इधर ही की हो क्या? संडे संडे पे वाटर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। हाँ, तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट वाला पढ़ना है। उसके पहले हम लोग, अच्छा इस चैप्टर में हो सकता है आपको नोट्स दें और क्लास में समझाना है, ठीक है? ये चैप्टर और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये तो ऐसा चैप्टर है, मेंडेलियन में तो पूरा नोट्स नहीं दूंगा, आधा नोट्स रहेगा और आधा बुक से लिखवा लिखवा के पढ़ाऊंगा, ठीक है? और नहीं, स्टार्टिंग वाला मेरा नोट्स रहेगा। और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जो इसके बाद का चैप्टर होगा उसमें पूरा नोट्स दूंगा। इतना जान लो कि अभी जो पढ़ोगे तुम लोग, जितना हम तुमको पढ़ाएंगे वही हम एमएससी में पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग यही मिलेगा। एमएससी में तो रेडी रहना है इन सब चीजों के लिए। इस चैप्टर में पहले हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताएंगे। ये चैप्टर का अपना एक अलग लैंग्वेज है। जैसे मान लो अगर तुमको आप इंग्लिश क्या बॉटनी में आता है, ठीक है? कौन दोनों बायोटेक, हाँ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आता है, जेनेटिक्स पूरा है बॉटनी का टॉपिक नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक, मजा आया, अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं। जैसे अभी मान लो तुमको इंग्लिश हिंदी के बजाय उर्दू बोल के पढ़ाना शुरू कर दें या मराठी या गुजराती चालू कर दें तो तुमको कुछ समझ में नहीं आना। क्यों? ऐसा नहीं कि हम गलत पढ़ाएंगे या वो समझ दो डब्बा डे बच्चे हो, नहीं, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम जो बोल रहे हैं तुमको समझ में नहीं आएगा मतलब क्या है। इस चैप्टर का अपना एक अलग लैंग्वेज है। जैसे मान लो अभी तुमको बोले कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा कुछ नहीं आता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इतना सब कुछ बोलने के बजाय एक वर्ड यूज किया, तुम डब्बा हो, तो डब्बा उधर सारे वर्ड को रिप्लेस कर दिया। वैसे ही चैप्टर्स में बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे जेनेटिक्स, जीन, अलील, ये सब का डेफिनेशन है। लिखवाए तुम लोगों को भी जो लिखवाए तो मैं दोबारा लिखवाऊंगा सेम, वही पढ़ लेना। तो अब मान लो हमको बोलना है जीन, तो हम एक बार बता दिया जीन क्या होता है, अगली बार सीधा जीन बोल दो तो समझ जाओगे कि जीन का मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना? अब नहीं तो फिर बार बार उसको पूरा समझाना पड़ेगा कि देखो ये जो बोले इसका मतलब ये, उसके बाद एक बार समझा दिया और उसके बाद फिर सीधा उसको यूज कर रहा हूं, जीन, अलील, फेनोटाइप, जीनोटाइप। हाँ, तो अगले क्लास में आपको सबसे पहले बेसिक्स दूंगा, उसके बाद इस चैप्टर के आगे बढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि जो डेफिनेशन है वो तुमको पहले लिखा हुआ भेजूं, हम लोग लिख के आना, ठीक है? चलिए, बायोलॉजी आज के लिए सिर्फ इतना ही।